एक्सप्लेन करने वाला हूँ पृथ्वीराज चौहान मूवी, जो कि एक वीर शौर्य पराक्रम राजा की मूवी है। तो अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, जिससे आने वाली मूवी आप देख सकें। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज को पत्र लिख रही है, क्योंकि यह एक दूसरे से प्रेम करते थे पर इन्होंने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा था। ये सिर्फ पत्र लिखकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। हमें दिखाया जाता है कि गौरी का भाई महमूद गजनीवी का एक दूत आया है। ये दूत कहता है कि पृथ्वीराज उन्हें अपनी शरण में ले लें, क्योंकि दोनों भाइयों में लड़ाई है। तब पृथ्वीराज पूछते हैं, पर क्यों लड़ाई है? तब दूत कहता है कि महमूद गौरी की पत्नी को ले आया है। गौरी की पत्नी एक नाचने वाली होती है। पृथ्वीराज महमूद को अपनी शरण में ले लेता है और उसे अगले दिन अपने महल में ले आता है। तब गौरी को इस बात का पता चलता है तो गौरी बहुत गुस्सा होता है और अपने दूत को भेजता है और कहता है कि जाओ और उससे कहो कि तुम मेरे भाई को लौटा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ, पर लेकिन मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। और पृथ्वीराज और कहते हैं कि मैं अपने खून के एक एक कतरे तक उसकी सुरक्षा करूँगा। फिर अगले ही सीन में हमें युद्ध की तैयारी दिखाई जाती है। फिर अगले ही दिन दोनों में जंग होती है और जंग में पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देते हैं। हराने के बाद उसे अपनी कैद में रख लेते हैं। अगले दिन में सभी सोच रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को मौत की सज़ा देंगे। खासकर उनका काका कहता है कि इसे मौत की सज़ा दे दो। जब पृथ्वीराज उनकी बात न मानकर उस गौरी को उनके प्रदेश वापस लौटाने को कहते हैं, तब गौरी कहता है कि नहीं, मुझे तुम वापस मत लौटाओ, मुझे तुम मौत की सज़ा दो। अगर तुमने मुझे वापस लौटा दिया तो आगे चलकर तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तब पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पछतावे से नहीं डरता और तुम अपने प्रदेश जा सकते हो, और तुम्हारा मन करे तब आप युद्ध करने आ जाना। इनमें हमें दिखाया जाता है कि कन्नौज के राजा दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, पर उन्हें अपने राज महामंत्री से पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान को बैठाया जा रहा है। तो यह सुनकर वह अत्यधिक गुस्सा चलता है कि संयोगिता भी कन्नौज के राजा की बेटी है और वही पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। तब उनका दूत आता है, कन्नौज के राजा का दूत आता है, उनसे कहता है कि तुम आधी दिल्ली हमारे कन्नौज के राजा को दे दो, वरना तुमसे हम पूरी दिल्ली जीत कर अपनी कर लेंगे। वहाँ बैठे सारे लोग सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, जाओ अपने राजा से कह देना कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, पर मैं उन्हें दिल्ली की एक मिट्टी भी नहीं दूंगा। यह सुनकर कन्नौज के राजा ये समझते हैं कि उनका अपमान हुआ है। कन्नौज के राजा एक योजना बनाते हैं। वह अपनी बेटी का स्वयंवर रचाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के सारे शत्रु और मित्रों को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते, पर उनकी मूर्ति दरवाजे पर लगवा देते हैं, जिससे उन पर लोग हंसें और उनका अपमान हो सके। यह बात जब संयोगिता को पता चलती है तो वह अत्यधिक क्रोध होती है और अपने पिता से जाकर कहती है कि तुमने पिताजी यह मूर्ति का इन दरबारियों के बीच में क्यों लगाया है? इनका पुतला तो मंदिरों में होना चाहिए। तब उसका पिता कहता है कि वह मेरा दुश्मन है, इसलिए मैंने उसका लगाया, पर तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? इस बात के जवाब में संयोगिता कहती है कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और उनके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर उसके पिता अत्यधिक क्रोध होते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी राजा और राजाओं के पुत्र आए होते हैं। वहाँ पर आकर राजकुमारी कहती है कि मैं सिर्फ शादी करूँगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। यह कहकर वह उसी पुतले के पास चली जाती है
उसी पुतली के पास जाकर उसमें वरमाला डाल देती है। और उसके पिता यह देखकर अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं। यह देखकर उसके पिताजी उसे मारने वाले होते हैं। कितनी देर में पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और उसे अपनी पत्नी मान लेते हैं और उन सभी के सामने उसे अपने घोड़े पर बैठाकर ले जाने लगते हैं। यह देखकर उसके पिता अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि उनका बहुत अपमान हुआ है। वह यह सोच रहे थे कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को मारा जाए और अपमान का बदला ले लिया जाए। वो अपने सेनापति से कहते हैं कि जाओ और पृथ्वीराज चौहान के किले को जीतो। फिर वह सेना लेके गौड़पुर के किले पर आक्रमण कर देते हैं। तब यह बात दिल्ली तक पहुंच जाती है। तब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान नहीं होते, वह अपनी कुल देवी की पूजा करने गए होते हैं। तो वहाँ काका और उसके साथ अन्य सावंत जाकर युद्ध करने चले जाते हैं और वहाँ जाकर वे वीरता से युद्ध लड़ते हैं। पर युद्ध लड़ते लड़ते काका और कुछ अन्य सैनिक भी मारे जाते हैं। यह देखकर पृथ्वीराज चौहान बहुत दुखी होते हैं, मारे जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक क्रोधी होते हैं और वह कहते हैं कि कन्नौज के राजा पर आक्रमण करके इस युद्ध को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब कन्नौज के राजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह एक सौदागर को बुलाते हैं और उस सौदागर को गौरी के पास भेजते हैं। गौरी के पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि वह उससे योजना बनाकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाए। वह सौदागर गौरी के पास जाता है और गौरी से कहता है कि अगर तुम पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसके कन्नौज के राजा के हवाले कर दोगे तो वह बहुत सारा तुम्हारे लिए खजाना देगा। यह सुनकर मोहम्मद गौरी मान जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तब वह कहता है कि सिर्फ मैं हीरो के खजाने के लिए उससे युद्ध करूं, नहीं। वह कहता है तुम्हारी आपसी लड़ाई भी तो है। गौरी एक दूत से अपना पैगाम सम्राट के लिए पहुंचाता है और वह दूत सम्राट से कहता है कि मोहम्मद गौरी तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तब सम्राट कहते हैं ठीक है। युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और अगले दिन युद्ध की तैयारी होने लगती है। फिर पृथ्वीराज चौहान सहयोगी जाते कहते हैं कि मेरे युद्ध पर जाने के बाद दिल्ली को तुम संभालोगी, सारे निर्णय तुम ही लोगी। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है और यह युद्ध अब की बार बहुत लंबा चलता है। इसलिए वे दोनों अपने अपने खेमे बनाकर रात को आराम करते थे और दिन में युद्ध किया करते थे। पर गौरी हार के डर से वह रात को खेमे में आक्रमण करने की योजना बनाता है और रात को जाकर पृथ्वीराज के खेमे में आग लगा देता है और सोते हुए सैनिकों को मार देता है और पृथ्वीराज चौहान और कुछ सैनिकों को बंदी बना लेता है और कुछ को वहीं मार देता है। यह बात जब संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया है और गौरी की सेना दिल्ली पर आक्रमण करने आ रही है, तो वह सारी स्त्रियों के साथ जौहर करने के लिए तैयार हो जाती है और जौहर करने के लिए तैयार हो जाती है तो सारी स्त्रियां मिलकर एक साथ आग में कूद जाती हैं और अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और हमें पता चलता है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा दी हैं और अब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को एक बड़े से मैदान में 3 शेरों से लड़ाया जाता है जो कि पृथ्वीराज को दिखाई नहीं देता। फिर भी पृथ्वीराज चौहान अपनी बड़ी बहादुरी से उन तीनों शेरों को एक एक कर मार देते हैं और अपनी पराक्रम दिखाते हैं। यह देखकर मोहम्मद गौरी कि उन्होंने तीनों शेरों को मार दिया है तो वह उसे एक और चुनौती देते हैं और वह कहते हैं कि तुम 7 तीर लो और 7 घोड़सवारों में से किसी एक को भी मार कर गिरा दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को जाने दूंगा। फिर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं
मुझे यह प्रस्ताव पसंद नहीं है। सिर्फ एक तीर हो और तुम और मैं हो और सिर्फ एक मौका हो। यह मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को चुनौती देता है। यह सुनकर गौरी उस चुनौती को मान लेता है। चुनौती स्वीकार करने के बाद मोहम्मद गौरी एक भाला लेकर मैदान में आ जाते हैं और सोचता है मोहम्मद गौरी सोचने लगते हैं कि उन्हें पृथ्वीराज चौहान को दिखाई नहीं देता तो वो है इनको क्या ही मारेंगे। तब पृथ्वीराज चौहान उनसे कहते हैं कि युद्ध लड़ो, बातें मत करो। फिर उनके बीच में एक आखिरी लड़ाई होती है और पृथ्वीराज चौहान अपनी अक्लमंदी से मोहम्मद गौरी को मारकर घोड़े से नीचे गिरा देते हैं और मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। गौरी के मरने के बाद ही जब वे दोनों गले मिलते हैं तो उन पर पीछे से तीरों की वर्षा कर दी जाती है और उनमें बहुत सारे तीर लग जाते हैं और तीरों के कारण उनका शरीर छल्ले हो जाता है और तीरों से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। एट दी एंड यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, इस पिक्चर को देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यह पिक्चर हमारे देश के वीर पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। इसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और थैंक फॉर वॉचिंग। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।